हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नमस्कार। सभी को वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल दोस्त हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड दिस क्लास कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास बैंक प्रमोशन एग्जाम को लेकर के है। ये क्लास सभी बैंकर्स के लिए और सभी स्केल्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। इन क्लासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे? इन क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं किन किन पार्ट्स को। इनमें हम आरबीआई के रूल्स को डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स को डिस्कस करेंगे, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस यानी जनरल बैंकिंग को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली इन क्लासेस में हम लोन पॉलिसी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी है मेनली, प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, एनपीए और स्ट्रेस्ड लोन्स, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, लेटेस्ट बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, लॉ रिलेटिंग टू बैंक्स, बैंकों को बहुत सारे लॉ रिलेटेड हैं, कंपनीज लॉ है, पार्टनरशिप लॉ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, सो ऑल दोज एक्ट्स। देन मिसलेनियस कस्टमर इश्यूज होंगे जिनमें कस्टमर सर्विस के अलावा ओम्बड्समैन होगा, केवाईसी होगा, देन बैंकर कस्टमर रिलेशंस होंगे। ये सारे के सारे एस्पेक्ट इसमें रहेंगे। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो रहेंगी, रेशो एनालिसिस रहेगा। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सब कुछ हम YouTube के ऊपर तो डिस्कस करेंगे फ्री लाइव क्लास में। इसके अलावा हमारे लेटेस्ट वीडियो लेसन्स हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेसन्स हैं। देन क्वेश्चन बैंक है PDF फॉर्मेट में जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं। देन स्टडी नोट्स हैं PDF में जिसमें सारे के सारे रेलेवेंट इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए स्टडी नोट्स रहते हैं। देन आरबीआई गाइडलाइंस की समरी रहती है। सिमिलरली गवर्नमेंट गाइडलाइंस की समरी रहती है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो ये सारे का सारा कुछ आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज पेज में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो अगर आप फुल फ्लेज्ड कोर्स चाहते हैं तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो इसके अलावा हम अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसे इस समय आप वॉच कर रहे हैं, हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे होंगे। तो चलें, आज का हमारा क्लास किस चीज़ को फोकस रखे है? तो आज का हमारा क्लास बजट 2024 को लेकर के है। इनमें बैंकों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बजट से रिलेटेड क्या क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स इम्पैक्टिंग बैंकिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन लोन्स। एजुकेशन लोन्स में क्या एडिशनल है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू ₹10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? अगर कोई स्टूडेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में, यानी वो इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में काम कर रही हैं, उनमें वो हायर स्टडीज़ करना चाहता है, तो 10 लाख तक का उसको लोन अवेलेबल होगा। और इस लोन में उसको एडिशनली क्या मिलेगा? उसको मिलेगा ई-वाउचर। और ये कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा? 1 लाख स्टूडेंट्स को एवरी ईयर मिलेगा। और इसमें उसको एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का। तो दिस इज समथिंग एडिशनल। इसके लिए हमारे पास एजुकेशन लोन्स के लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलेगा
और बैंकों का एज एडिशनल बिजनेस बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला है पॉइंट हमारा एजुकेशनल लोन का। चलिए सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बैंकिंग को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड है बैंक ब्रांचेस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, सो जो गवर्नमेंट का बैंक है, पेमेंट बैंक है गवर्नमेंट का, जिसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं, ये मोर देन 100 ब्रांचेस खोलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर, तो ताकि वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। तो यहाँ पे फोकस ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट है। तो इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इससे इम्प्रूवमेंट बनता है। तो ये हमारा जो नंबर 2 एस्पेक्ट है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए है। अब हम चलते हैं थर्ड, कौन सा पॉइंट है बैंकिंग सिस्टम को इम्पैक्ट करने वाला। सो देयर इज गोइंग टू बी ए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर टर्म लोन्स टू एमएसएमईज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऑलरेडी बैंकों के पास सीजीटीएमएससी की गारंटी स्कीम है, जो टर्म लोन्स को कवर करती है, जो वर्किंग कैपिटल को कवर करती है, जो नॉन फंड बेस्ड लोन्स को भी कवर करती है। लेकिन यहाँ पे फोकस है हमारा टर्म लोन्स के ऊपर। और टर्म लोन्स किनको? एमएसएमईज को। किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, नॉट इन द सर्विसेज सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है, तो यहाँ पे मशीनरी परचेज करने के लिए, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, वो भी बगैर किसी कोलेटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के, तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जाएगी टू सपोर्ट दीज टर्म लोन्स। स्कीम विल ऑपरेट ऑन पूलिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑफ एमएसएमईज। सो एमएसएमईज में जो क्रेडिट रिस्क रहता है, तो वो जो उसका जो क्रेडिट रिस्क है उसको पूल किया जाएगा, यानी शेयर किया जाएगा कुछ बैंकों के द्वारा, कुछ गारंटी गिविंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस पर्पस के लिए ए सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूटेड सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड विल प्रोवाइड to each applicant guarantee cover up to ₹100 crore, while loan amount may be larger। 100 करोड़ रुपए तक इसमें गारंटी कवर अवेलेबल रहेगा। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये जनरल बैंकिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इसके अलावा प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनको हमने केयरफुली करना है। आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स में इनमें क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट। अभी तक एमएसएमईज को हम जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वो टर्नओवर मेथड को फॉलो करते हुए प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उसकी एनुअल सेल्स यानी टर्नओवर के बेसिस के ऊपर लिमिट सेटअप करते हैं। अभी गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बिल्ड देयर इन हाउस कैपेबिलिटीज टू असेस एमएसएमई क्रेडिट and develop new credit assessment model based on scoring of digital footprints of MSMEs in the economy। यानी इकोनॉमी के अंदर डिजिटली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्कोरिंग जो अवेलेबल है, उसके बेसिस के ऊपर बैंक एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल डेवलप करेंगे और कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे एमएसएमई क्रेडिट को असेस करने की। यानी यहाँ पे बैंकर्स के लिए ये नया मॉडल होगा, यहाँ नई टाइप का ट्रेनिंग क्रेडिट वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज अनदर पॉइंट। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट पॉइंट। तो मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स में जैसे हमें पता है
देयर आर 3 स्कीम्स, तो जिसमें 3 स्कीम्स में एक जो स्कीम है जो हाईएस्ट अमाउंट को कवर करती है 10 लाख रुपए तक, तो वो है हमारे मुद्रा का तरुण लोन्स। सो तरुण लोन्स में जो अमाउंट है उसको एनहेंस किया जाएगा फ्रॉम ₹10 लाख टू ₹20 लाख। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। सो 10 लाख से इस अमाउंट को 20 लाख तक किया जाएगा। किन लोगों को? वो बोरोअर्स जो सक्सेसफुली रिपे कर चुके हैं प्रीवियस लोन्स को, यानी यहाँ पे इंसेंटिव है उन लोन्स को, उन लोगों को जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं मुद्रा स्कीम में और उसको सक्सेसफुली वो रिपे कर चुके हैं, तो उनके लिए इंसेंटिव है। लेट अस नो गो टू नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटफॉर्म अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड डेट रिकवरी। तो ये 2 पॉइंट डेट रिकवरी के साथ रिलेटेड हैं। सो जैसा हमें पता है आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, एक लीगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और दूसरे हमारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं। तो दोनों पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो पहला पॉइंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर के, एन इंटेग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विल बी सेट अप फॉर इम्प्रूविंग द आउटकम्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर अचीविंग कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, टाइमली प्रोसेसिंग एंड बेटर ओवरसाइट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। अभी पोजीशन क्या है? आईबीसी में जितने भी केसेस जाते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, एनसीएलटी एटसेट्रा में, तो उनमें जो इंफॉर्मेशन है, समटाइम इंफॉर्मेशन के गैप्स हैं। तो अब एक इंटेग्रेटेड टेक्नोलॉजी फॉर्म प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। किस पर्पस के लिए? जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रोग्रेस हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत, और ताकि कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को इंश्योर किया जा सके, उनको में ट्रांसपेरेंसी हो, टाइमली जो उनकी टाइमलाइंस हैं उनके मुताबिक उनकी प्रोसेसिंग हो, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बोरोर्स हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे दूसरे क्रेडिटर्स हैं, चाहे कोर्ट्स हैं, तो सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। तो ये था एक पार्ट जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है। दूसरा पार्ट डेट रिकवरी को लेकर के, रिफॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। सो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, डीआरटीस हैं, उनको रिफॉर्म किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। और इसके साथ साथ जो लोन्स की रिकवरी है उसको स्पीड अप करने के लिए एडिशनल ट्रिब्यूनल्स भी ओपन किए जाएंगे। सो दिस अगेन बिकम्स आवर एग्जामिनेशन पॉइंट। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जो बैंकों को इम्पैक्ट करेगा। सो दैट रिलेट्स टू बैंक ब्रांचेस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये पॉइंट ऑलरेडी हम इन्फैक्ट कर चुके हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर, ये रिपीट हो गया है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एनहेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड प्लेटफॉर्म। जो ट्रेड का प्लेटफॉर्म है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एमएसएमईज के जो रिसीवेबल्स हैं उनका डिस्काउंटिंग किया जाएगा। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म। तो जो मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग है इसके स्कोप को एनहेंस किया जाएगा। कैसे एनहेंस किया जाएगा? जो टर्नओवर थ्रेशहोल्ड है बायर्स का फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन प्लेटफॉर्म रिड्यूस्ड फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़। यानी जो बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एमएसएमई से, तो एग्जिस्टिंग बेसिस के ऊपर उसमें जो मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग है, यानी ट्रेड्स के ऊपर उनको पार्टिसिपेट करना है, तो वो टर्नओवर जो है
500 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जिनको मैंडेटरी बेसिस के ऊपर इनमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब पार्टिसिपेशन के लिए ये जो टर्नओवर की लिमिट है, एनुअल 5 करोड़ का लिमिट है, इसको रिड्यूस करके किया जा रहा है 250 करोड़। सो दिस मीन अब और बहुत सारे बायर्स जो एमएसएमई से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, वो अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। यानी एमएसएमईज को एक और बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है थ्रू दिस मेजर। नाउ न्यू SIDBI branches to expand reach within 3 years in MSMEs clusters for direct credit to them। अब MSMEs जो क्लस्टर्स बने हुए हैं इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, SIDBI नई ब्रांचेस अगले 3 साल में ओपन करेगा डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए उन MSME क्लस्टर्स के लिए। जैसा कि हमें पता है SIDBI ज़्यादातर रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा MSMEs को MSME क्लस्टर्स के अंदर। और इस पर्पस के लिए SIDBI 24 ब्रांचेस ओपन करेगा और इससे उसका जो सर्विस कवरेज है वो धीरे धीरे 168 आउट ऑफ 242 मेजर क्लस्टर्स में शामिल हो जाएगा। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल सेक्टर विजन एंड स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट 5-year फाइनेंशियल सेक्टर विजन and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity and skills। यानी गवर्नमेंट 5 साल का फाइनेंशियल सेक्टर का विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आएगा कि आने वाले 5 सालों में फाइनेंशियल सेक्टर को क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी, कहाँ फाइनेंशियल सेक्टर पहुँचना चाहेगा इन द कमिंग 5 years, ताकि उनके साइज के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो स्किल्स जो चाहिए उन स्किल्स को भी डेवलप किया जा सके। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का विजन एंड स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट आने वाला है, तो देखेंगे उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास PM आवास योजना अर्बन 2.0 हाउसिंग नीड्स, इसमें 1 करोड़ पुअर एंड मिडिल क्लास के जो लोग हैं बेनिफिशियरीज हैं, उनके बेनिफिट के लिए, तो ये हाउसिंग नीड्स के पर्पस के लिए है। सो इस पर्पस के लिए क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख करोड़ रुपीस की, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस अवेलेबल होगी 2.2 लाख करोड़ की इन नेक्स्ट 5 years। सो दिस मीन दिस इज गोइंग टू बी ए बिग प्रोजेक्ट, जिसमें हाउसिंग लोन्स को पर्टिकुलरली अर्बन पुअर के लिए और मिडिल क्लासेस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थे हमारे वो डायरेक्ट पॉइंट्स जो बैंकिंग सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद हम जो TDS और TCS है, क्योंकि वो भी बैंकिंग ऑपरेशंस को इन डिफरेंट वेज इम्पैक्ट करता है, तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो TDS को लेकर के है और TCS को लेकर के है। तो चलिए देखते हैं इन चेंजेस को। सबसे पहले सेक्शन 271H है, जिसमें पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। तो जो लोग टैक्स को डिडक्ट करते हैं TDS के अंतर्गत, जो लोग टैक्स को कलेक्ट करते हैं TCS के अंतर्गत, अगर वो TDS रिटर्न या TCS रिटर्न वो फर्निश नहीं करते बाय प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट्स, यानी जो ड्यू डेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, अगर वो बाय दैट टाइम उनको फाइल नहीं करते, देन पेनल्टी के प्रोविजंस का क्या होगा? नो, पेनल्टी के प्रोविजंस को चेंज किया गया है, सो देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी। लेकिन पेनल्टी ना हो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? अगर डिडक्टर या कलेक्टर प्रूव कर देता है, प्रूफ दे देता है कि उसने TDS पे कर दिया है, डिले तो हुआ है, उसने TDS पे किया है या TCS उसने कलेक्ट किया है,
और उसके लिए उसने फी पे कर दी है और इंटरेस्ट भी पे कर दिया है यानी उसने फी पे कर दी डिले के लिए, उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर उसको टीडीएस टीसीएस रिटर्न को फाइल कर देना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर फर्निशिंग सच स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट को फर्निश करने की जो ड्यू डेट है उसकी एक्सपायरी के विद इन 1 month वो अगर इस रिटर्न को फाइल करता है, स्टेटमेंट को फाइल करता है, तो फिर उससे पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन जहाँ तक फी की बात है और इंटरेस्ट की बात है तो वो उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये अमेंडमेंट है अंडर सेक्शन 271H की। और अमेंडमेंट क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। नंबर 2, time limit to file correction statement in respect of TDS TCS statements। So sometime जब TDS या TCS स्टेटमेंट फाइल की जाती है तो उसमें कोई इनकरेक्शन इनकर हो जाती है। अगर TDS या TCS स्टेटमेंट में कोई एरर है, गलत फाइल कर दिया है और उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो सेक्शन 200 of Income Tax Act and Section 206C of Income Tax Act मैक्सिमम कितने पीरियड में ये करेक्शन की जा सकती है। सो करेक्शन करने का जो टाइम लिमिट है वो है 6 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट्स आर डिलीवर्ड। तो जब इन स्टेटमेंट्स को फाइल किया गया है उसके 6 साल के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 साल के अंदर ये करेक्शन स्टेटमेंट को फाइल किया जा सकता है। सो ये टाइम लिमिट करेक्शन के लिए फिक्स किया गया है। टीडीएस को लेकर के और कौन से एस्पेक्ट्स हैं? इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीसीएस। सो टीडीएस हो या टीसीएस हो तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक होता है टीडीएस का डिडक्शन या टीसीएस का कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद इस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना विद इन द ड्यू डेट। तो यहां पे इशू टीसीएस का है। सो टीसीएस को कलेक्ट ना किया जाए उसके लिए पेनल्टी है, कलेक्ट करके डिपॉजिट ना किया जाए उसके लिए भी पेनल्टी है। सो समटाइम कलेक्शन तो हो जाता है लेकिन डिपॉजिट उसका नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो इसके लिए इंटरेस्ट के जो प्रोविजंस हैं उनमें थोड़ा रैशनलाइजेशन किया गया है। सेक्शन 206C जो टीसीएस को रिलेट करता है उसमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। अगर टैक्स कलेक्ट कर लिया गया है लेकिन उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया गया, तो जो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट है वो 1% फॉर एवरी मंथ है, यानी पर मंथ 1% है। अब इसको रैशनलाइज करके जो टीडीएस में प्रोविजन है उसके साथ इसको मैच कर दिया है। टीडीएस में प्रोविजन क्या है? तो इट इज 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज कलेक्टेड। सो ये इंटरेस्ट कब से पे करना होगा? जिस डेट को टैक्स कलेक्ट किया गया और डिले से उसको डिपॉजिट करवाया गया, जब तक उसको एक्चुअली पे नहीं किया जाता तो उसके लिए जो इंटरेस्ट है, प्रीवियसली इट वाज 1% पर मंथ, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.5% पर मंथ, और इसको रैशनलाइज कर दिया है इन लाइन विद द टीडीएस। सो टीडीएस में ऑलरेडी प्रोविजन 1.5% के हैं। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ TDS on payment of salaries, commission etc. by partner firms to the partners। ये नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करती है अपने पार्टनर को सैलरी के लिए या कॉम्पनसेशन देती है किसी प्रकार का या कमीशन पे करती है, अगर उसका अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20,000 रुपीज से ज़्यादा है तो उस केस में ये पार्टनरशिप
TDS डिडक्ट करेगी और उसका रेट रहेगा 10%। और ये प्रोविजन किए हैं सेक्शन 194T के अंदर। फ्रेंड, इसमें जो सेक्शंस हैं इनको लेकर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनका भी हमने ध्यान रख लेना है, नोट कर लेना है। और ये सारे के सारे रेडीमेड क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 6 नंबर पॉइंट्स। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF। अगर मंथली रेंट 50,000 से एक्सीड करता है तो देर इज द रिक्वायरमेंट फॉर डिडक्टिंग TDS बाय इंडिविजुअल्स और HUF। तो जो भी इंडिविजुअल, जो भी HUF ये रेंट पे कर रहा है, अगर उसका अमाउंट 50,000 रुपीज से ज़्यादा है पर मंथ, तो उसको डिडक्शन करना होता है टैक्स एट सोर्स, जिसका रेट 5% है। अब इस रेट को रिड्यूस करके कर दिया है 2%, यानी फ्रॉम 5% टू 2%। इसी तरह से पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज, तो इसके लिए भी जो TDS का रेट पहले 5% था, ना इसको रिड्यूस कर दिया है 2%। ये सारी की सारी प्रपोजल्स हैं और ज़्यादातर प्रपोजल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 एप्लीकेबल होने वाली हैं, या कई 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाली हैं। ये सारी की सारी बजट की प्रपोजल्स हैं। इन प्रपोजल्स को लेकर के हमें अपने प्रमोशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। So there is one more provision, सेक्शन 271 FAA। इसमें प्रोविजंस क्या हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स के अकाउंट है हमारे पास, दूसरे कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनके अगर हमारे पास अकाउंट है, तो उनकी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंडर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क में। तो इसके लिए प्रोविजंस क्या किए जा रहे हैं? अगर हम इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फेल होते हैं हम ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए, तो उन केसेस में 50,000 रुपीज तक का पेनल्टी इम्पोज हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने किन केसेस में प्रोवाइड करना है? अगर हमारे पास फॉरेन सिटीजन्स के अकाउंट्स हैं अदर देन US, तो वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं अकाउंट्स, और US सिटीजन्स के अकाउंट्स फटका में आते हैं। तो अगर हम इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या जो ड्यू डिलीजेंस है हम वो प्रॉपरली नहीं करते, तो उस केस में देयर कैन बी पेनल्टी अप टू 50,000। तो इसके अलावा अब हम बजट में और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या बजट की प्रायोरिटीज हैं। सो बजट के अंदर MSMEs को लेकर के या दूसरे एरियाज को लेकर के क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या दूसरे प्रकार के जो डेफिसिट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी सेशन के दूसरे पार्ट के अंदर। लेकिन इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, लेटेस्ट वीडियो लेसन्स हों, क्वेश्चन बैंक हो, स्टडी नोट्स हों, RBI की गाइडलाइंस की समरी हो, गवर्नमेंट स्कीम्स की समरी हो, ये सारे के सारे आपके प्रमोशन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनके पेड फुल फ्लेज्ड वर्जन्स जिसमें ये सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा प्रॉपरली, तो आपको अवेलेबल रहेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। और हमारी फ्री लाइव क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है। हमारे ईमेल आईडी के ऊपर आप कोई भी क्वेरी हमें भेज सकते हो। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं।
फ्रेंड, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा, तो इसके लिए लाइक करना तो बनता है। तो अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको लाइक कर दीजिए। इसका जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। फ्रेंड, इस सेशन को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो हम इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, इनको देखिए, इनका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से इन सभी के लिए इनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक बार फिर से वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।